हल्ला किया था। तो हमने जाके लोढ़ा जी के माध्यम से हमने जाके वहाँ पे आंदोलन भी किया, लेकिन उसमें हल्लू क्या हो गया, कुछ 8 दिन 10 दिन तक लिए ये हो गया। बाद में उसका पानी काट दिया गया, उसके ऊपर फिर ये कर दिया गया, फिर वहाँ से वो लोग जो है वो वहाँ का माइग्रेशन हो गया। ऐसा दलित लोगों का माइग्रेशन बहुत हो रहा है सर। वो एक लैंड जिहाद है। या 2024 के पहले अगर लैंड जिहाद का कायदा कानून बनेगा सर, ऐसा मेरी आपसे ये है। देखिए, जो आप एक स्पेसिफिक घटना बता रहे हैं उस विषय में तो जो वहां के जनप्रतिनिधि होंगे मुंबई के, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि जो आप घटना बता रहे हैं उसमें क्या हुआ था। हाँ, जहां तक आपने कहा लैंड जिहाद या इस तरह की कोई बात, मतलब अनधिकृत रूप से जमीन को कब्जा करना, तो अब आपने देखा होगा रिकॉर्ड्स भी डिजिटल हो रहे हैं और ड्रोन मैपिंग के द्वारा सबसे बड़ी समस्या क्या थी? 2 चीजों की समस्या थी कि इसकी जो पैमाइशी सही नहीं होती थी। ये जमीन किसकी या किसकी, इस बात को लेकर विवाद चलता रहता था बरसों बरस तक। अब ड्रोन मैपिंग के द्वारा उसका डिटर्मिनेशन हो रहा है और डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड होंगे, तो आने वाले टाइम में किसी के लिए आसान नहीं होगा किसी की भी जमीन कब्जा करना। इस चीज की व्यवस्था मोदी सरकार सुनिश्चित कर रही। अब तो कुछ हिस्से की कब्जे की बात करें, मैं कहता हूँ मुंबई कब्जा हो रही है आंकड़ों के साथ। और मैं तो 15 वर्षों से मुंबई का प्रतिवर्ष फिगर दे रहा है, ये मुंबई से, ये मेरे से सहमत होंगे। पहले आपको नरीमन पॉइंट या मरीन ड्राइव वाले हिस्से में कभी दाढ़ी टोपी नहीं दिखती थी, अभी वहां दाढ़ी टोपी के सिवा कुछ नहीं दिखता। ये चित्र निर्माण, एक वीडियो वायरल हुआ था जुहू चौपाटी का, तो लोग कह रहे थे कि ये जुहू चौपाटी है या कराची का बीच है। देखिए, ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह भी है, जैसे आपने दाढ़ी टोपी शब्द प्रयोग किया, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मुस्लिम समाज में जो अपनी परंपरागत या यूं कहें रूढ़िवादी, उसको जो भी कहा जाए, उसी चीज के साथ चिपके रहना चाहते हैं। और नहीं, ना परंपरा है ना यहाँ की रूढ़ी है, ये तो विदेशी है। नहीं, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। पर वो पाकर हासिल क्या कर रहे हैं ये बताइए। 2013 में रिपोर्ट आई थी सच्चर कमेटी की, जिसको लेकर बहुत हल्ला मचाया जाता है कि साहब उसमें मुस्लिम समाज की स्थिति बहुत बुरी थी, बहुत खराब थी, कुछ मामलों में शेड्यूल कास्ट वर्ग से भी ज्यादा खराब स्थिति। आपकी सरकार तो सच्चर कमेटी को लागू कर रही है, आपकी पार्टी इसका विरोध कर रही थी। नहीं, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, मूल बात यह थी कि अगर वो ये कह रहे हैं कि उनकी स्थिति खराब है, ये 2013 की बात है ना, देश को आजाद हुए 66 साल हुए थे, तो 6 साल हमारी सरकार रही थी, 60 साल तो सेकुलर दलों की सरकार रही थी। कैसे इस मुकाम पे पहुंच गए भाई? और ये बात मैं एक नहीं कई बार कह चुका हूं कि जब ये देश आजाद हुआ 560 रियासतें थी, तो जिनको आप माइनॉरिटीज कहते हैं उनमें से कितनी रियासतें थी? कितनी जैन रियासत थी, कितनी पारसी रियासत थी, कितनी यहूदी रियासत थी, कितनी बौद्ध रियासत थी, कितनी क्रिश्चियन रियासत थी? 2-4 महाराजा पटियाला को छोड़ दें तो सिख रियासतें भी नहीं थी, और दर्जनों मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब भोपाल, नवाब रामपुर, नवाब जूनागढ़, नवाब लखनऊ, हैदराबाद के निजाम, और उसके बाद आज हालत उनकी ये हो गई, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था? दोनों लोग जिम्मेदार हैं, ये सेकुलरिज्म का खेल करने वालों ने और उसको न समझ पाने के कारण। आज एक आरिफ मोहम्मद खान साहब ने अपना वाकया सुनाया था कि राजीव गांधी की सरकार में जब वो मंत्री थे और जब वो शाहबानो केस के खिलाफ आके खड़े हुए, तो राजीव जी की सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ने उनसे बोला था, क्या वर्ड था, कोट अनकोट, तुम क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो? अगर मुसलमान गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो उन्हें पड़े रहने दो ना, तुम क्यों उस चक्कर में पड़ रहे हो? दिस वाज वर्डिंग, और उससे उनका भी नुकसान हुआ और देश के लिए भी नुकसान हुआ। और इन कट्टरपंथी सोच, हमेशा उसी को महत्व देना, उसी कट्टरपंथी सोच के आगे झुकते रहना, और उस कारण से देश के अंदर एक विषाक्त वातावरण का भी निर्माण। अब एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बहुत से लोग आतंकवाद के आरोपियों घर में जाके सिजदा करते हैं, आंसू बहाते हैं, कहते हैं साहब बहुत गलत हुआ। हमने क्या किया? 2015 में 1965 के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ हुई। वीर अब्दुल हमीद की पत्नी भी जीवित थी, पूरे परिवार को बुलाकर यहां सम्मानित किया गया। हमने डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनाया। बताइए, कोई सेकुलरिज्म का सूरमा गया हो डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में? डॉक्टर कलाम मेमोरियल में किसी की फोटो दिखाइए, नहीं दिखती। इसीलिए हम कह रहे हैं, हम जिस चीज को कहते हैं हम ईमानदारी से करते हैं, अच्छाई और सच्चाई के साथ, और उन लोगों को लगता है बहुत आसान है, कुछ कट्टरपंथी लोगों को टैकल करो और उसके बाद देश का क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, 25 साल बाद 50 साल बाद देश का क्या होगा छोड़ो। मगर हम वो पार्टी हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अमृत काल
तो 25 वर्ष बाद का तो खाका उन्होंने सामने रखा, मगर हम वो पार्टी है जो 5000 साल पहले का इतिहास भी ध्यान रखते हैं और 25 नहीं 2500 साल बाद ये देश कहाँ होगा उसका भी विचार। एक अंतिम प्रश्न लेते हैं। मयंक जैन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। और मयंक, एक मिनट। अच्छा चलिए, एक आपका लेके अंतिम। मयंक जी, पहले तो आपको भाई साहब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप हमें हमारा चैनल कहीं है जी, हमारे चैनल को धन्यवाद करता हूँ कि जिस सनातनी को आप बात हमेशा उठाते रहते हैं, बड़ी गंभीरता से उठाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं भाई साहब आप। हम सभी आपके धन्यवाद हैं इसके। सुधांशु जी, आपसे एक उम्मीद रखते हैं हम ऐसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले आप एयरपोर्ट की बात कर रहे थे कि एग्जिट का हिंदी वर्ड का वो बता रहे थे आप। आपके एक नॉलेज में ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसके समीप ही न्यू कस्टम हाउस है। न्यू कस्टम हाउस के अंदर 2 मंदिर निर्माण है, वहाँ पे बना हुआ है मंदिर। एक माता जी का मंदिर है, एक हनुमान जी का मंदिर है। उसी प्रांगण में एक छोटा सा पार्क है, 2 पार्क ऐसे हैं जिसमें कुछ का रिनोवेट किया जाता है और रिनोवेट करने के बाद में उस पार्क का नाम दिया जाता है जो कि उर्दू और फारसी। ऐसा क्या ऐसी जरूरत आ गई थी कि वहाँ पे किसी और का नाम, हमें किसी महात्मा का नाम या किसी देव पुरुष का नाम दे दिया जाता है। वहाँ पे हमारे हिंदू जो कि देखा जाए वहाँ कार्य करने वाले मैक्सिमम सनातनी ही है, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो अपने आप को स्वयंभू समझ बैठे हैं? प्रश्न में एक मैं बात और जोड़ता हूँ कि क्या आप लोग जानते हैं हमारा दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो तो विश्व का एक नामी एयरपोर्ट तो हो ही गया है, लेकिन उसके मेन रनवे के बगल में एक मजार है जिस पर मजार पर हर फ्राइडे को, शुक्रवार को माथा टेकने के लिए या जो भी अंदाज जो भी कहते होंगे वो करने के लिए स्पेशल गाड़ी लेके लोग जाते हैं। तो ऐसा कौन सोया है भाई उसके नीचे? मुझे तो प्रश्न अभी तक समझ में नहीं आया है कि उसको वहां से हटाया नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब, ये बिल्कुल ऐसा कार्गो डिवीजन है जो इंटरनेशनल कार्गो, वहाँ से गेट से गाड़ी जाती है अंदर, ये सी है। इस विषय पे अगर वो कस्टम्स डिपार्टमेंट की है तो वित्त मंत्री जी को आप इस विषय में लिख सकते हैं, और अगर वो एयरपोर्ट के अंडर में है तो सिविल एविएशन मिनिस्टर को लिख सकते हैं। और मानवीय बात, अगर उसमें कोई चीज अनधिकृत होगी तो सरकार उस पर समुचित कार्रवाई करेगी। और कोई कुछ नहीं करता तो आप सुदर्शन को बता सकते हैं। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पूरा बेसिस है सच्चर कमेटी रिपोर्ट का कि मुस्लिम्स पीछे रह गए हैं और इसलिए उनको ऊपर उठाना है, ये एक्चुअली कई इकोनॉमिक्स के द्वारा जो स्टडीज़ की गई है उसके अनुसार वो उसकी बेसिस ही गलत है। क्योंकि एक तो डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन जो है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है किसी पॉपुलेशन का कितनी वो अच्छा उसकी परफॉर्मेंस है उसको देखने के लिए। तो डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन मुस्लिम्स का हिंदूज के कंपैरिजन में ज़्यादा है। उसके अलावा और भी कई पैरामीटर्स पे उन लोगों का जो ग्रोथ है और उनकी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो हिंदुओं से मच बेटर है। और अगर ऐसा नहीं होता तो 5 करोड़ मुस्लिम्स माइग्रेट करके इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया में नहीं आ जाते अगर मुस्लिम्स की हालत इतनी ख़राब होती। आज मैंने खुद सर्वे किया है कि जो नो गो एरियाज है इंडिया में, जहाँ पर पुलिस नहीं जाती अंदर, इजीली कार्रवाई नहीं कर सकती, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, चाहे वो अहमदाबाद का हो चाहे दिल्ली का हो, वहाँ पर जैसे हमको 4 मंजिल बनाना अलाउड है जो बिल्डिंग बाय लॉज है। तो मैं खड़ा था एक हिंदू की छत पर, वहाँ से शूटिंग कर रहा था और मैं देख रहा था कि कुछ जो मकान है वो ऊंचे हैं, वो 6 मंजिल तक है। तो मैंने कहा कि ये क्यों, इनको एडवांटेज है हाइट का? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ये 2 मंजिल और खींच लेते हैं ऊपर, हिंदू अगर खींच लेता है तो उसका गिरा दिया जाता है। कोई भी म्यूनिसिपैलिटी हो जो कि नो गो एरियाज में काम करती है वो इसी तरह काम करती है। तो इसलिए जो पुलिस को जो पैसा खिलाया जाता है उन एरियाज में, वो ये लोग ज्यादा खिला पाते हैं। नहीं शाम नहीं, तो जो आपने बात कही, सरकार तो जो भी राज्य सरकारों का विषय होता है, और जहां जहां हमारी राज्य सरकारें हैं, आपने देखा हो उत्तराखंड हो, असम हो या उत्तर प्रदेश हो, जहां कहीं कोई अनधिकृत कंस्ट्रक्शन दिखा है तो सरकार ने पूरी सजगता के साथ और पूरी प्रभावकता के साथ और पूरी दृढ़ता के साथ उस पर कार्रवाई की है। बल्कि अब तो बुलडोजर का नाम ही इतना बहुत चल गया है। मुझे याद है यूपी के चुनाव के दौरान एक गीत की पंक्ति बहुत चली थी ना, वो थोड़ा भोजपुरी में था कि बिलवा में घुस जाएला सब सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाप
आपके बाबा का बुलडोजर। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आपका ये बचा हुआ एक वर्ष जो है वो सारे सांप, बिच्छू, गद्दार, नमक हराम जितने भी होंगे उन सबको बिलों में जाकर खो देगा और भारत माता को मुक्त करेगा, सुखी करेगा, संपन्न करेगा अपने। बस मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा, आप याद रखिए इन पूरे आने वाले 25 वर्षों के लिए स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव तो हुआ, पर ये मत सोचिए कि स्वतंत्रता का सारा जो अभियान है वो समाप्त हो गया है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो आप ये मान के चलिए कि हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम, राष्ट्र को हैं लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम। इसलिए एक पंक्ति और कह दूं, अटल जी की वो पंक्ति याद रखिए, स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसे अभियान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम समय की और इस चर्चा में कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और इस सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी शिखा शर्मा और पुतल शर्मा। बिल्कुल, और जो खास मेहमान हैं उन्हें मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। स्वामी दीपांकर जी कृपया मंच पर आए। सदगुरु श्री श्री रितेश्वर जी महाराज मंच पर आए। स्वामी पंचानंद गिरी जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे रहेंगे। मृदुल और शिखा, अब आप इस सत्र को आगे बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद सलोनी सर, बैठिए। और थोड़ी देर पहले जब राष्ट्रवादी कलम की हम बात कर रहे थे तो कहा गया कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, आपने सुना होगा, हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि उत्तर में समुद्र है, उत्तरम यत् समुद्रस्य, और फिर वो कहते हैं हिमाद्रेशे दक्षिणम, यानी हिमालय पर्वत के दक्षिण में, और फिर आगे वो कहते हैं वत्सदत् भारतम नाम, और फिर आगे वो बताते हैं कि भारतीय यत्र संस्कृति। तो आपने इसका मतलब तो समझ लिया, लेकिन भारतीय संस्कृति शिखा कैसे आगे बढ़ रही है ये हम जानेंगे। बाबा रामदेव भी हमारे साथ मौजूद है और इस चर्चा की शुरुआत से पहले प्रोफेसर कपिल, मैं चाहूंगा कि आप भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होइए और इस मंच पर, क्योंकि आपकी अहमियत बहुत जरूरी है। भारतीय संस्कृति का मिलन तभी होगा जब संत बैठेंगे और फिर हम पत्रकारों से भी चर्चा करेंगे, प्रोफेसर साहब भी रहेंगे। शिखा, आगे बढ़ाइए। तो देखिए किस तरीके से स्वर्णिम समय भारतीय संस्कृति का इस समय चल रहा है, क्योंकि पहला सवाल स्वामी दीपांकर जी आपसे है मेरा कि जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर दियों का रिकॉर्ड बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया है, उनके नेतृत्व में ये हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि क्या ये ऐसा स्वर्णिम काल सनातन संस्कृति के लिए क्या पहले भी आया है? याद रखो शिखा, मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान इस स्वर्णिम काल को हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग अपने आप को
बातों ने काम किया जो अब धराशायी हो रही है? पुष्पेंद्र जी, देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के मीडिया में हम भी